कि जिस दिन हम एक यूनिट बनके, एक ताकत बनके लड़ें तो नफरत इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो हमें हरा सके। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत हमेशा हार जाती है, नफरत जीत क्यों रही है? क्योंकि नफरत कलेक्टिव होकर के, एकजुट होकर के कोशिश कर रही है, और मोहब्बत के जो अलंबरदार हैं, जो मोहब्बत के पैरोकार हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में मुट्ठी भर लोगों को लेकर के मगन हैं, खुश हैं। लगता है कि दुनिया हम ही से चल रही है, हम आगे नहीं आएंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता, और इस चक्कर में एक एक करके सब हारे हुए, थके हुए अपने घरों में बैठे हैं। मैं आज नरकटियागंज में खड़ा होकर के, पश्चिमी चंपारण में खड़ा होकर के, बेतिया में खड़ा होकर, बगहा में खड़ा होकर के आप सारे लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि आने वाले चुनाव या जो गुजरा चुनाव था वो सिर्फ सांसद और विधायक बनने बिगाड़ने का चुनाव है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। खतरा बहुत बड़ा है। देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों का जो अंतिम सच है वो यही है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे मेरठ ला करके मुंबई से चुनाव लड़ाए गए और मौजूदा सांसद अरुण गोविल हो, नारा क्या था? हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। हमने, आपने अपने कानों से सुना है इस नारे को। वो तो भला हो भारत की जनता का कि उसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे ला करके ऐसा पटका कि न ये नारा भूले। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि पिछले दिनों अखिलेश भाई और हम दोनों लोग राज्यसभा में बैठे थे। देश के गृह मंत्री भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते उन्होंने एक बात कही कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतनी बार विपक्ष वाले भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। यह एक अहंकार की भाषा थी जिसका पूरी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ वहां विरोध किया, और विरोध करने के बाद संसद के बाहर, संसद परिसर में भी विरोध किया, और उसका परिणाम यह रहा कि देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, देश के प्रधानमंत्री को एक दिन में 5-6 ट्वीट करने पड़े। यह रहा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की ताकत का असर। लेकिन यह बात उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल आई है। इसके पीछे जो एक पूरी सोच है, उस सोच को समझना पड़ेगा। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। उनके इरादे खतरनाक हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र उनके साथ है, इसलिए बहुत सारी जगहों पे सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। इसलिए हमारा आपका दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। यहां मंच पर सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारी और नेता बैठे हैं। मेरा मानना है कि मंच पर मौजूद लोग ही अगर आज से एकजुट होकर के ये सोच लें कि हमें नफरत वाली ताकतों के खिलाफ आज से लड़ाई शुरू करनी है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम सिर्फ चुनावी टाइम में चुनाव लड़ते हैं। जब टिकट मांगने का मौका आता है तब हम नई सदरी और नया कुर्ता पजामा निकालते हैं। सही है कि नहीं? चुनाव पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा, नफरत के खिलाफ पूरे 5 साल लड़ना पड़ेगा। वो नफरत को फैलाने के इतने असंख्य हथियार हैं उनके पास। हम आप यहां भाषण कर रहे हैं, उनका पूरा एक आईटी सेल बैठा है। आपके कौन से बयान को कहां काट करके कहां पहुंचा दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इस देश में तकरीबन 350 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, 450 मिलियन लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, और तकरीबन 563 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। हमको आपको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया का कैसा दुरुपयोग करके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और हम अपनी दुनिया में मगन होकर के हमें लगता है कि नहीं, संविधान भी सुरक्षित है, लोकतंत्र भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। उधर अमेरिका से हमारे बेटों को बेड़ी और हथकड़ी लगा करके देश में भेजा जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप का नारा लगा रहे हैं।
हालात वैसे नहीं है जैसा आप समझते हैं। राहुल गांधी जी अपने भाषणों में हमेशा एक बात कहते हैं कि जब जेब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो पहले आपका ध्यान भटकाता है और फिर आपकी जेब काट लेता है। इसी तरह इस सरकार ने किया है, आपको धर्म की अफीम सुंघा करके, आपको नफरत की अफीम सुंघा करके, आपके आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, यहां तक कि कफन तक पर टैक्स लगा दिया है और आपको पता तक नहीं है। खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए मैं पूरे बिहार के लोगों से, मैं खुद लंबा सा सफर तय करके कई कार्यक्रम इधर उधर करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है और अल्पसंख्यक विभाग के विशेष तौर से पदाधिकारियों से बातचीत करनी है। ये जो पूरा इलाका है ये बहुत उपजाऊ है और कांग्रेस की विचारधारा के लिए बहुत मुफीद इलाका है, क्योंकि ये गांधी का इलाका है, ये गोडसे का इलाका नहीं है। इसलिए अगर आप सबने प्रण लिया, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां लिखना खुद नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए नरकटियागंज वालों, अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों, हमारे महिला कांग्रेस की जो साथी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के जो साथी हैं, हमारे एनएसयूआई के जो साथी हैं, सेवा दल के जो साथी हैं, हमारी मेन कांग्रेस की जो बॉडी है, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि अखिलेश जी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम सारे लोग अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। हर दिन आपके लिए जब भी आप कहेंगे हम उपलब्ध हैं, लेकिन आपको एक रोड मैप तो आने वाले दिनों के लिए बनाना पड़ेगा, तब आप लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे। मेरे भाई, यहां बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, माएं बहनें बैठी हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान को जब फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सारे शोरगुल से चुपचाप सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग मेरे साथ जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना, शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। लात तो हमको आपको भी मारी जा रही है ना पिछले कुछ वर्षों से। कभी महंगाई की लात पड़ रही है, कभी नोटबंदी की लात पड़ रही है, कभी जीएसटी की लात पड़ रही है, लेकिन हम हैं कि सोए हुए हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, अखिलेश भाई राहुल गांधी के सिपाही हैं, और हम सारे लोग राज्यसभा में, देश की संसद में, सड़क से संसद तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर, सोनिया जी के निर्देश पर, प्रियंका जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। आपका साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत जरूरी लोग हैं। हम यहां 3-4 फीट ऊपर मंच पर बैठे हैं और आप नीचे 4 फीट बैठे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका अस्तित्व जो है वो कमतर है। मैं तो यह मानता हूं कि जैसे 2 तराजू है, एक आप हैं, एक ये इस तरफ है, और ये तराजू का एक पलड़ा थोड़ा सा ऊंचा है, आप नीचे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमतर हैं। आप ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है, झुका होता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप बैठे हैं, उस तरफ बड़ा क्रिकेट का मैच चल रहा है। मैंने उमेर जी से कहा था कि ऐसी तारीख में आप कार्यक्रम क्यों रख रहे हैं जब वहां दुबई में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है और हमारी भारतीय टीम बुरी तरह से पाकिस्तान को रौंदने जा रही है। ऐसे दिन आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम मत रखिए, लेकिन उनका मन था कि नहीं 23 तारीख के बाद फिर और व्यस्तताएं हैं।
तो आज आपके बीच में हम सारे लोग हाजिर हुए हैं और आपसे साथियों मैं कहना चाहता हूं कि यह संविधान महज एक किताब नहीं है, इसमें महज कुछ पन्ने नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कितने रातें जाग करके अपने खून पसीने से इस संविधान को लिखा था। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के सिद्धांत हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के सपने हैं, उस संविधान को कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन उसका विरोध करते रहे, तिरंगे का विरोध करते रहे। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब वो इक्तिदार पर आए हैं, सत्ता पर आए हैं, तो एन केन प्रकार उस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। नए नए बिल लाए जा रहे हैं पार्लियामेंट में, जनता के विरोध में सारे काम किए जा रहे हैं और मैंडेट चूंकि उनके पास है। और इन दिनों लोकसभा चुनाव के बाद जो थोड़ा सा नरमी आई थी, हरियाणा और महाराष्ट्र 2 राज्य जीत गए, तो मनोबल इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ देश की संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अहंकार में डूबी हुई है। इसलिए साथियों आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बड़ी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए, अखिलेश भाई के साथ मिलकर के पूरा अल्पसंख्यक विभाग पूरे प्रदेश में, बिहार में जिस मजबूती के साथ आवश्यकता है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के, कांग्रेस कमेटी के कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे प्रदेश के एक एक जनपद में, एक एक विधानसभा में जाने का काम करेगी। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और चुनाव के दौरान तो हम लोग आएंगे ये चुनाव प्रचार में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से एक रोड मैप बने। अध्यक्ष जी, आप निर्देशित करें हमारे स्टेट चेयरमैन साहब को, हमारे प्रभारी जी को, और उसके बाद जहां भी आवश्यकता लगती है। मुझे खुशी है कि आपने माइक पर यह बात बताई कि मेरा बिहार से एक जज्बाती लगाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार से मुझे एक जज्बाती लगाव है। इसीलिए जब भी मुझे देश की पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि बिहार के जो भी मुद्दे हैं उनको अपने भाषण में जरूर समेट सकूं और सदन के पटल पर रख सकूं। कुछ बातें हैं 15 मिनट का समय मिलता है, 10 मिनट का समय मिलता है, जो आप कह देते हैं, कुछ जो छूट जाती है वो मैं कह देता हूं। यही एकजुटता तो हमें आगे ले जाएगी। इसी एकजुटता की तो आवश्यकता है और इसी एकजुटता को अपनाने की जरूरत यहां चंपारण के हमारे लोकल नेताओं को भी है कि आप अपनी दुनिया में मगन बने बैठे रहिए, लेकिन अंततोगत्वा एक वोट से भी अगर सत्ताधारी लोग जीत जा रहे हैं तो हार है। उसी देश की पार्लियामेंट में जो 48 वोट से, सिर्फ 48 वोट से चुनाव जीत के सांसद बन के आया है वो भी बैठता है, और हमारा एक सांसद है जो 10.5 लाख वोट से असम से जीत के आया है वो भी बैठता है। तो जीत है और हार है। और लोकतंत्र नंबर का खेल है। चुनावी प्रणाली जो है वो नंबर का खेल है, कितने सर, कितने मतदाता, कितने वोट। तो इस गणित में आपको गुणा गणित तो बिठाना पड़ेगा। अपना ईगो, अपना जबरदस्ती का जो एक ईगो है उसको किनारे रख करके संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। कोई दूध का धुला नहीं है। हम सब में से कोई बहुत राजनीतिक तौर पे कोई बहुत बड़े दिल का हो सकता है, सारे लोग होता है कि नहीं होते, लेकिन जब राजनीतिक नतीजों का दौर आ रहा है तो फिर लोगों को स्पेस दीजिए, लोगों को साथ जोड़िए, एकजुट करके साथ लेकर के चलिए। और पूरे बिहार में मैं उस आहट को महसूस कर रहा हूं अध्यक्ष जी। पटना से उतर करके यहां तक आते हुए, यहां के कलम से लेकर के अब तक जितना मैंने इनसे बात किया है, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि बीपीएससी के जो छात्र हैं, नौजवान, पेपर लीक की शिकायत करने के लिए जब सरकार की चौखट पर गए तो उनके पीठ पर जो लाठियां बरसी हैं उसका जख्म अभी सूखा नहीं है। वो तैयार हैं इस बात का बदला लेने के लिए। मैं जिस इलाके में खड़ा हूं यह गन्ना किसानों का इलाका है, और किस तरह से उनकी फसल को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। यहां का किसान इस बात से नाराज है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते, मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते
तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इस देश का किसान और खास तौर से बिहार का किसान आज तक नहीं भूला है कि किस तरह एमएसपी की लीगल गारंटी मांगते हुए 700 जवानों को, किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। तब सेंटर की सरकार को यह एहसास हुआ कि वो जो कृषि कानून लाए थे वो काले हैं और उनको बदलने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार हुए। इतनी कुर्बानी तो एक साथ जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने भी नहीं ली थी जितना इस सरकार ने किसानों की कुर्बानी ली है। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। यह किसान विरोधी सरकार है, यह नौजवान विरोधी सरकार है। पिछली बार आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार थी तो किस तरह युवाओं को नौकरी देने का काम किया था बिहार की महागठबंधन की सरकार ने। अगर बिहार का युवा चाहता है कि फिर से नौकरी आपको मिले, किसान चाहता है कि उसके सम्मान की राशि उसे मिले, किसान चाहता है कि उसके कर्जे माफ किए जाएं, तो एक बात याद रखना, अगर इनकी सरकार बनी तो अंबानी और अडानी के कर्जे माफ होंगे। अगर आपकी सरकार बनी तो किसानों के कर्जे माफ होंगे, मजदूरों के कर्जे माफ होंगे, गरीबों के कर्जे माफ होंगे। यह बुनियादी अंतर है भाजपा और कांग्रेस की सोच में, यह बुनियादी अंतर है नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की सोच में। मैं राहुल गांधी जी के साथ चला हूं 4000 किलोमीटर। मैंने देखा है उनके पैर के छाले, मैंने देखा है उस आदमी की मेहनत। उस आदमी ने बस एक नारा लगाया 4000 किलोमीटर चलते हुए कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक मीडिया के साथी ने मुझसे कहा कि इमरान साहब आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से देश बदल जाएगा? हमने कहा बिल्कुल बदल जाएगा। जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उस वक्त भी कोई नहीं मान रहा था कि अंग्रेज देश छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है तो लोग आज भले ना मान रहे हो, लेकिन कुछ दिन में लोगों को यह एहसास होगा कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को जाना पड़ा था, वैसे ही भारत जोड़ो आंदोलन से आने वाले अंग्रेजों को भी जाना पड़ेगा, सत्ता से उतरना पड़ेगा। और यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी, क्योंकि हम जानते हैं राहुल गांधी जी की मंशा और उनकी नीयत कितनी साफ सुथरी है। राहुल जी जानते हैं टास्क उन्होंने लंबा लिया है, पहले 4000 किलोमीटर फिर 6700 किलोमीटर, क्योंकि वो जानते हैं इस देश में नफरत कम करना पड़ेगा। जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। भाजपा नफरत फैलाने का हर दिन प्रयास कर रही है संस्थानिक तौर पर और एकजुट प्रयास कर रही है। हमें भी मोहब्बत के लिए एकजुट प्रयास करना पड़ेगा। नरकटियागंज वालों, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा।